हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए तो क्या करते हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। और मैं चैप्टर क्लास शुरू कर रही हूँ क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। उसी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, आपको नोट्स भी लिखवाए जाएंगे और आपको ये मतलब लाइन बाई लाइन यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई होगी, क्योंकि आपको केमिस्ट्री जो है वो आपको लाइन बाई लाइन नहीं, बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो और रिएक्शंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई जाएगी, पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें देखो सबसे पहले क्या है, आपको चैप्टर्स में जैसे आप मतलब करोगे, मैं जैसे पढ़ाऊँगी उसको आप लाइन बाई लाइन भी पढ़ोगे तो आपका ओवरकम हो ही जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और लाइन बाई लाइन नहीं भी पढ़ना चाहते तो मेरे नोट्स आप बना लोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ओवरकम हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको केमिकल, ठीक है, रिएक्शन, उससे पहले दो चेंजेस आपको याद होने चाहिए। पहला आपका है फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा रहा है कि ये दोनों पता होना चाहिए, तभी आगे आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। बोला जा रहा है आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखता है और आखिर क्या दोनों में अंतर क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक। जैसे आप पढ़े हो गया, आज ये 10th में हो, लेकिन उससे पहले आपने क्या है 6 में 7 में आपने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज और क्या है केमिकल चेंज के बारे में, ठीक। फिजिकल का मतलब क्या होता है? बाहरी। फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? बाहरी, ठीक है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी आपका क्या बोलता है, नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो चेंजेज होगी एज इट इज वही चेंज भी रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखना शुरू कीजिए, लिखिए, दोनों में डिफरेंस भी समझा दूंगी। ए चेंज in which do not involve any chemical reaction। बोला जा रहा है ये चेंज है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि अब वो क्या है, किसी भी दो केमिकल को मिलाया, 3 केमिकल को मिलाया, उससे रिएक्शन हुई आपस में मिलके और एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल चेंज में क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। इसमें सेम, इसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। डेफिनेशन लिखिए प्रॉपर यही, ए चेंज इन which chemical reaction takes place। केमिकल रिएक्शन होता है, समझ गया। अब केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी क्या है, नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज सब्सटेंस या कंपाउंड, दोनों लिख सकते हैं, कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, समझ गया। इसमें तो आपको पता ही है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो आपके फर्स्ट एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया है कि आपके एवरीडे लाइफ में आपके बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो, जैसे एग्जांपल में बता दो। पहला एग्जांपल में कि मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ कैंडल, वैक्स। देखिए आइस पिघलता है तो पानी बनती है, ठीक है। आइस भी किस चीज़ का फॉर्म था? पानी का, बस वो सॉलिड फॉर्म में थी। और क्या बोलते हैं? वाटर।
जो पिघलने के बाद पानी बनी, पानी भी आपका क्या है, वाटर का ही फॉर्म है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म है। और उसको आप मेल्टिंग भी लिख सकते हो, और उसको क्या है, स्टीमिंग भी लिख सकते हो कि वेपर बनना भी, पानी से आपका वेपर बना तो वो भी है, तो वो H2O का मॉलिक्यूल ही ना। तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ, आपका नया मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि पानी बन के दूसरा और कोई और कंपाउंड बन गया, नहीं, बस स्टेट चेंज होना ही अलग चीज़, स्टेट चेंज हो गया नॉर्मल है, ठीक है। जैसे सेम कैंडल के साथ, कैंडल और वैक्स के साथ, जैसे कैंडल मान लीजिए आपको सॉलिड फॉर्म में था, पिघली, बीच में बाती होती है, कैंडल में से पिघल के क्या है, वैक्स नीचे गिरता जाएगा और बाती आपकी क्योंकि वो क्या है, कपड़े की है, तो वो जल के खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल दोनों फर्क है, ठीक है। आप इसमें, क्योंकि ये दोनों आपको एक्सप्लेन करता है, इसमें दोनों में, चलिए लिखिए। अब देखो दो कि कैंडल का जलना इज केमिकल चेंज, कैंडल का जलना क्या हुआ, केमिकल चेंज, लेकिन मेल्टिंग ऑफ कैंडल और वैक्स, कैंडल और वैक्स का जैसे कि पिघलना इज फिजिकल चेंज। मतलब समझ रहे हो, देखिए एग्जाम्पल में अब तो इसमें बहुत सारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब, और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ इसके अकॉर्डिंग कि आपको बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, जब कैंडल जलता है तो वो कौन सा चेंज होता है, कैंडल का जलना आपका इज केमिकल चेंज। क्यों, देखिए क्योंकि आपका मेल्टिंग ऑफ, जैसे कैंडल जलती है, माचिस मारा आपने, कैंडल जली, ऊपर बाती जली, धीरे धीरे वैक्स तो पिघल रहा है, ठीक है, वैक्स क्या हो रहा है आपका, पिघल रहा है। कैंडल की जो वैक्स है, कैंडल की जगह में वैक्स भी लिख सकते हो, कैंडल वैक्स अब पिघल रहा है, लेकिन जलने के बाद वो बाती क्या चेंज हो रही है, बाती आपका कपड़ा था उससे चेंज हो गया, एस बन रहा है, उड़ रहा है, खत्म हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज, बट उसमें रिएक्शंस हो रही है ना, उसमें रिएक्शंस हो रही है, तो वो केमिकल चेंज हुआ, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज। दोनों में समझ आ गया, चलो जी ठीक है, इतना नोट कीजिए। एक 2-3 और रिएक्शन लिखवा दे रही हूँ इसमें एग्जाम्पल, बहुत सारे के सारे नॉर्मल लाइफ से भी और रिएक्शंस वाले लाइफ से भी सब। जैसे कि आपका क्या है, रस्टिंग करना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये होता क्या है, आगे पढ़ोगे। आयरन में जो जंग नहीं लग जाता है, पढ़े होगे कि आयरन लोहा था, पानी पड़ी, हवा मिला, जिसकी वजह से धीरे धीरे जंग लग कर, नहीं बोलता है आयरन को कि आपको हमेशा उसको कवर करके, जैसे कि आपका आयरन का दीवार वगैरह का लोहा का ग्रिल वगैरह है, तो उसको क्यों पेंट करते हैं, तो उससे क्या है कि आपको जंग लगने से बचाता है। तो यही रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर नॉर्मल आयरन है उसको छोड़ दोगे, धीरे धीरे जंग लगेगा, खा जाएगा उसको, ठीक है। ये सब आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का, ठीक। चलिए तो अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, वो मैंने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज जो बताया था पहले वाला था। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर को पूरा थॉरोली। तो सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होता क्या है वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आप किसको कहते हैं वो देखते हैं। हाँ चलिए लिखिए, आंसर है ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। मतलब समझ रहे हैं, बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ कि ये तरीका, ये क्या हो गया आपका, हाँ बोला जा रहा है ये प्रोसेस वो प्रक्रिया है जिसमें इंटरेक्शन ऑफ केमिकल, बहुत सारे जितने भी आप केमिकल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेगा, मीट करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लीजिए, इंटरेक्ट करना मतलब आप एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए, तालमेल बिठा लीजिए, बेसिकली यही होता है इसका मतलब। तो वही बोला जा रहा है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल, केमिकल का इंटरेक्शन होता है टू फॉर्म, बनाने के लिए, आखिर बनाना होता क्यों है, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन। एक मिनट, न्यू सब्सटेंस का, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया इसी तरीके से होती है, समझ गए। अब नीचे कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए, समझ गए। जैसे कि दो सब्सटेंस का इंटरेक्शन हुआ, एक दूसरे से मीट किया, अब मीट करने के बाद क्या हुआ, एक प्रोसेस के तरीके से आपको नया सब्सटेंस का आपको दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, समझ गया। चलिए
नोट कर लो। चलिए एग्जाम्पल भी साथ में नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल क्या है? पानी बनाना, है ना? कैसा होता है? हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस। लिखिए हाइड्रोजन गैस, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म वाटर। समझ गए? हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या बनाता है? एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, नया सब्सटेंस बनाता है, जो हमारा क्या है? वाटर। समझ गया? चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया? चलो अब दूसरा, यहाँ तक समझ गया? चलिए इसी के नीचे अट जाएगा क्या, करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन कि अब आपका ये तो क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन तो क्लियर हो गया, अब इक्वेशन क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि है तो नोट सी, सीधे मैं लिख सकती थी डिफाइन केमिकल रिएक्शन, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाऊंगी तो क्या होगा, आप याद कर पाओगे इजी वे में। ठीक, चलिए दूसरा क्या है? केमिकल, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलते हैं? ठीक है, चलिए समझ गया? चलो तो इसको लिखते हैं। देखो क्या है ये? ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स आप इस्तेमाल करोगे इसको, उसको क्या करते हैं? जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, ये जितने भी केमिकल आप इस्तेमाल करोगे इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शंस डेट यूज्ड, जो आपका क्या होता है? यूज होता है इन दिस प्रोसेस में। ठीक है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन डेट involves in the reaction in the form of किस फॉर्म में होता है? या फॉर्मूला या इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और इट्स सिंबल। जैसे इसका नॉर्मल सिंबल होगा, ये तो चल ही नहीं रहा, एंड इट्स सिंबल एक नॉर्मल सिंबल्स के फॉर्म में होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। देखो क्या लिखा है, बोला जा रहा है ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं डेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, क्या बोलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन टू यूज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एंड इट्स सिंबल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में यूज़ करते हैं हम इसको? फॉर्मूला के फॉर्म में या फिर इट्स सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, या फॉर्मूला लिखेंगे या सिंबल लिखेंगे। जैसे ये उतार लिए, ये वाला ऊपर वाला, तो ये देखो, ये नोट करो और इसके साथ कैसे ही होता है देख लो। यहाँ पे नीचे वाला मत मिटाइएगा, मतलब आप तो लिख चुके हो ना, तो नहीं मिटा रही मैं, क्योंकि आगे हम यही पढ़ेंगे। देखो देखिए क्या बात है, देखिए मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। तो इसी को हमें क्या करना है? फॉर्मूला के फॉर्म में और सिंबलाइज के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको ये इसी को रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है?
हाइड्रोजन गैस, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? H2। हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं? H2 होता है इसका सिंबल। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। और ये बनाया क्या? वाटर। तो वाटर का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। समझ गए? तो यही फॉर्मूला, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ गए? जिसमें आपको क्या हो गया, ये आपका इसमें लिख लीजिए, ये स्टेट भी लिख लीजिए, ये दोनों गैसेस स्टेट में है, ये आपका लिक्विड बना। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अब इसी में हम आगे देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए यहाँ तक समझ आ गया केमिकल, आप आई होप आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन समझ आ गया, सिंबल भी समझ आ गया। अब देखो क्या है, अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, वो क्या है? किस साइड वालों को रिएक्टेंट बोलते हैं, किस साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस साइड वाले को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, रिएक्टेंट किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिखिए, फिर समझा दूंगी। ए रिएक्टेंट इन ए, बोला जा रहा है रिएक्टेंट इज ए सब्सटेंस, बोला जा रहा है रिएक्टेंट इज ए सब्सटेंस that is present in the starting of reaction। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगी उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने इसको रिएक्शन स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया था क्या? H2 पहले आई, H2O2 मिलके ना H2O बनाया, तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में जो बनता है, स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होती है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे इसका उल्टा देखो, ए प्रोडक्ट इज, ए नहीं इज है था यहाँ पे, in a product is a substance, is a product is a substance same that is present at the end of the reaction, end of the रिएक्शन। रिएक्शन के एंड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, आपने रिएक्शन कराई, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट प्रेजेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन कराए, उसके एक प्रोडक्ट एक सब कंपाउंड निकला, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। समझ गया? चलिए अब है रिएक्टेंट ऑलवेज राइट इन, रिएक्टेंट्स इज रिटेन इन लेफ्ट। रिएक्टेंट किस चीज़ में लिखा रहता है? लेफ्ट साइड में ऑफ एन एरो। एरो के, ये जो एरो है उसके लेफ्ट में लिखा रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट इज रिटेन टुवर्ड राइट, राइट साइड में लिखा रहता है। ठीक है, टुवर्ड राइट ऑफ एरो, ऑफ एन एरो, एरो के राइट साइड में जो लिखा रहेगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। समझ गया? चलिए नोट कीजिए। हो गया? चलो, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो पढ़े हैं, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़े हैं, फिर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है वो समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में यहाँ तक आपका आई होप कि आप कहाँ तक आप पढ़ लिए हो, ये मुझे एनसीईआरटी से आपको समझाना चाहिए, तो 1 मिनट रुक जाइए बस, ताकि आप न्यू हो, आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं बता भी देती हूँ कि आप एनसीईआरटी से कहाँ तक पढ़ोगे, तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, पेज नंबर बता दे रही हूँ। हाँ देखिए, आपको बेसिकली अगर पेज नंबर याद होगा या सबके बुक में अलग अलग नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर है, तो पेज नंबर थर्ड के ऊपर जो है कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ये वाला जो पॉइंट है 1.1.1, ये वाला
तो आपने क्या करा है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। कहाँ तक पढ़ा दिया? यहाँ तक पढ़ा दिया है। दिख रहा होगा, आई होप। थोड़ा ब्लर होगा, लेकिन आपको पेज नंबर मैंने बता दिया, लिख भी दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, NCERT, ठीक है। NCERT का आपको पेज नंबर कहाँ तक कवर करके लाना है? कवर करना है पेज नंबर 3। पेज नंबर का 3 का पॉइंट नंबर है 1.1.1। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। तो आप क्या करोगे, खुद से रीड करोगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अंडर रीडिंग करके नहीं पढ़ा सकती। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वाला आपको टॉपिक दिया है वैलेंस इक्वेशन। वैलेंस मतलब बोला जा रहा है कि आपको इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे। तो वो हमें केमिकल इक्वेशन को कैसे, रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही आप ऐसे ही करके करोगे। जैसे पहले क्या करोगे, बुक खोलोगे तो फिर ये तीनों चारों आप पढ़ लोगे, नोट्स जो आपने नोट किया है कॉपी में, उसके बाद रीडिंग करिएगा NCERT का, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड में 10th वाले बोर्ड में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखते हो उतना नंबर उठता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब कल वाले टॉपिक में। हमारा कल वाला नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है, देखेंगे हम किस तरीके से बैलेंस। एक आप अच्छे से देखोगे तो पूरी तरह से बैलेंस करना ही सिखा दूंगी मैं, ठीक है। बैलेंस में भी 2 आयनिक बैलेंसिंग भी होती है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, और नॉर्मल बैलेंसिंग मैं समझा दूंगी, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने और बाकी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लासमेट्स होंगे उन सब के साथ शेयर कीजिए। मैं बायो का क्लास भी कराती हूँ और केमिस्ट्री का भी। और आप दोनों, मतलब मैं कह रही हूँ, आप सब अगर मेरे चैनल्स को सारे कमेंट करोगे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ करोगे, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं फिजिक्स का क्लास भी ला दूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, बायो और केमिस्ट्री करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू।